तो हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं फिर से नेक्स्ट कोई मेडिसिन, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखिए आज बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टोटल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ यूज़ होता है, इसको दिया जाता है या फिर डोज़ कितना होता है और कौन कौन सी डिजीज़ में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कौन कौन से ब्रांड नेम से मतलब मार्केट में अवेलेबल होती है। तो वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो फिर नॉलेज की बात होती है यहाँ पे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया नहीं बताया। ठीक, तो आइए बिना बात किए हुए बात करते हैं स्टार्ट कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक माने कि जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है या फिर बैक्टीरिया को किल करता है, तो उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। ये एंटीबायोटिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक, जो कि नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल जो होती है ना, वो बड़ा मजबूत होती है, तो उसके अगेंस्ट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है और बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से इन्फेक्शन आता है, तो वो सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो उससे पहले देख लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो किस किस नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। ब्रांड नेम मतलब कि किसी कंपनी का दिया हुआ नाम। ठीक, और हम बात जो कर रहे हैं आज तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके स्ट्रेंथ की यानी मेडिसिन की। तो देखिए सिप्लॉक्स नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है, रेसिप नाम से भी, उसके बाद सिप्रोफैक्स, फ्लॉक्सिप, इस तरह के अलग अलग ब्रांड नेम से मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिप्रोफैक्स एक ब्रांड नेम है, ठीक, लेकिन इसके अंदर की स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए या फिर इंग्रेडिएंट की बात किया जाए तो वो है आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट यूएसपी 500 mg है ना। तो मैं बात जो कर रहा हूँ तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो किस नाम से आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहाँ यूज़ होता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसका। तो यूज़ की अगर बात करें ना फ्रेंड्स, तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जिससे बैक्टीरिया के कारण जब स्वेलिंग वगैरह एयर में आ जाता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया में ये चीज़ देखा जाता है। कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, पहले वो मैं क्लियर कर दूँ। देखिए ओटाइटिस का मतलब होता है क्या कि ओटी का मतलब होता है एयर, ठीक, जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख रहे हैं आप लोग। इसमें एक्यूट का मतलब होता है माइल्ड, ओटी का मतलब होता है ईयर, और आइटिस का मतलब जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब कि ईयर में इन्फ्लामेशन किसी तरह का, और मीडिया का जो मतलब होता है वो होता है मिडिल पार्ट। ठीक, तो ईयर के मिडिल पार्ट में किसी तरह का इन्फ्लामेशन आ जाना, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे पस जमा हो जाना, या फिर वहाँ इन्फेक्शन के कारण पेन होना या स्वेलिंग आ जाना, तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। और इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए कुछ सिम्टम नज़र आता है ओटाइटिस मीडिया का, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के द्वारा तो होता ही है। बाद में सिम्टम की अगर बात की जाए तो एयर में पेन होगा, एयर में झंझनाहट टाइप का फील होगा, साथ में एयर में पस भर जाएगा और हेयरिंग में लॉस हो जाएगा। ओबियसली अगर कान भर जाए पस से तो बाहर की आवाज़ तो आएगी नहीं अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह की कंडीशन देखा जाता है इसमें, लॉस ऑफ हेयरिंग, ठीक, तो इस तरह का प्रॉब्लम एक्यूट ओटाइटिस में देखा जाता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कान में इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें बहुत बेटर रिजल्ट देखा गया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है और उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। देखिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस जहाँ से स्टार्ट करता है यानी नज़ल कैविटी से लेकर के आपका लंग्स तक, तो उसके अंदर जो भी रिस्पायरेशन का जो रास्ता होता है तो उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन आता है कहीं पे, जैसे कि साइनाइटिस हो जाना या फिर फेरेंजाइटिस या फिर लैरेंजाइटिस, ठीक, या फिर टॉन्सिलाइटिस, तो इस तरह का इन्फेक्शन में मतलब इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया। देखिए आइटिस जो है, आइटिस का मतलब होता है फ्रेंड्स इन्फ्लेमेशन, ठीक, यानी किसी भी वर्ड के अंत में अगर आइटिस लगा होता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। जैसे यहाँ पे आप देखिए लैरेंजाइटिस, तो लैरिंग्स में आइटिस जुड़ा हुआ है, मतलब कि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है। उसी तरह से टॉन्सिलाइटिस देख सकते हैं, तो टॉन्सिल में मतलब इन्फ्लेमेशन आ गया तो जिसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, वो तो हो गया अपर। अब लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया। देखिए ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, ठीक, और निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। लंग्स में क्या होता है, देखिए लंग्स में होता है एयर सेक, ठीक, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, यानी कि
O2 एब्जॉर्ब होता है और CO2 वहाँ से रिफ्लेक्स होता है, यानी कि रिटर्न किया जाता है। तो वो एयर का सैक थैला बना होता है, ठीक, उसको एयर सैक भी बोला जाता है, जहाँ पे एयर का स्पेस बना रहता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फिर वायरस का इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि पस फील्ड हो जाता है, ठीक। और जैसे पस फील्ड हो जाता है तो वो जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होना चाहिए था, वहाँ पे क्या पस भर गया, तो एयर का तो एक्सचेंज होगा नहीं। जब होगा नहीं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गया, ठीक। और जैसे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गया तो वहाँ पे निमोनिया का कंडीशन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ में कि इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम जैसे टॉन्सिल वगैरह भी होता है तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल भी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन में क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन जो होता है इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन के कॉर्नल पार्ट में। तो कोलोन में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के कारण या इन्फेक्शन के कारण ना वहाँ पे मतलब एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे मतलब सूजन आ जाती है, ठीक, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो जिसके कारण डायरिया हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, डाइजेस्ट क्लियरली नहीं हो पाएगा। तो वैसी कंडीशन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को दिया जाता है और उस तरह का उसको ट्रीट करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इससे रिलेटेड स्टोमक में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कॉलन पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें ये ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए उसमें डायरिया हो या ना, लूज मोशन हो या ना, ये चीज़ मैंने बताया, ठीक, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका डोज कि किस किस कंडीशन में कितना कितना डोज दिया जाता है। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिविरिटी क्या है, और दूसरी बात कि पेशेंट को कौन सा डिजीज़ पकड़ा है। तो उसी से रिलेटेड बैक्टीरिया का डायग्नोज करने के बाद फिर जाके इसका डोज प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कि कितना दिया जाए। वैसे एडल्ट डोज की अगर बात किया है तो वो आपको 250 से 500 mg तक स्ट्रेंथ में आता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक। वो 50 mg पर kg पर डोज के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि नौजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर मसल्स में क्रैम्प पड़ना, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, या फिर मस्कुलर वीकनेस, या बहुत ज़्यादा थकावट सी फील होनी, जैसे लगेगा कि मसल्स में जान ही नहीं मेरा, ठीक। इस तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखाया जाता है। अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आपको वो सजेस्ट करेगा कि मेडिसिन को कुछ देर तक छोड़ दिया जाए या फिर रखा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ साथ कुछ वार्निंग है कि किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ एंटासिड को नहीं लेना चाहिए, ठीक। और साथ में ही कोई प्रेग्नेंट वोमेन जो है तो उसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रायो पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है इनका, तो इसलिए वैसे कंडीशन में नहीं देना चाहिए। और साथ में ही अवॉइड करना चाहिए कौन कौन सी कंडीशन में, जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक, या फिर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर लीवर का प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन अगर कोई भी होता है ना, तो ये फिर आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इसका यूज़ करा जाता है या फिर डॉक्टर दिया प्रिस्क्राइब किया, तो वो अपना फिर पिछला मेडिकल हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन मेरे साथ रह चुका है, या फिर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर लीवर का किसी तरह का प्रॉब्लम है। तो ऐसा कंडीशन में डॉक्टर हो सकता है कि मेडिसिन को बदल दे या फिर इसको रोक दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर बता देना चाहिए, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं कुछ वार्निंग कि किस किस कंडीशन में मतलब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो पहले भी बताया, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेग्नेंट वोमेन के लिए ना ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो उसको यूज़ नहीं कराना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक।